सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई मिसाल कायम कर दी। एक ही बाप के 3 बच्चों को ग्रेड 17 की मुलाजमतों से नवाज दिया गया। तीनों बहन भाइयों के वालिद सीनियर रुकन SPSC हैं। साईदात सोलंकी की 2 बेटियों के डोमिसाइल शहरी और बेटे का डोमिसाइल देही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी माजी में SPSC के इम्तिहानात को कालादम करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कालादम करार दिए गए इम्तिहानात दोबारा लिए गए थे। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग की लहर। सियासी जमातें निशाने पर। सखी हसन के करीब गाड़ी पर फायरिंग। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब जांबाह मकतूल PS 122 से उम्मीदवार थे। कराची में टारगेट किलिंग की ताज़ा लहर पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का तशवीश का इजहार। मुल्क भर में पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। कराची में 9 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक के 15 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचेहो कहती हैं, पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। कराची के सिटी कोर्ट में बिल्ली के कत्ल का अनोखा केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जुनूबी की अदालत ने खातून तहमीना की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का खातून को 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। खातून की गाड़ी तले आकर बिल्ली हलाक हो गई थी। अदालत में मुल्जिमा की वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी मुवक्किला से गलती हुई। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करना चाहेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, जहां के सीनियर मेंबर साईदात खान सोलंकी की 3 बच्चों को पास करार दिया गया है, कामयाब करार दिया गया है और 17 ग्रेड में उनकी भर्तियां कर ली गई हैं। इसी हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्जुमान हिफ्जुल्लाह साहब का ये कहना है कि अगर कोई मेरिट पर आता है तो उसे फेल कैसे करार दिया जा सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि साईदात खान सोलंकी की 2 जो बेटियां हैं उनका डोमिसाइल शहरी है और एक बेटे का डोमिसाइल दही है जिसका नाम गुलाम नबी है। इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा रिज़ल्ट्स हैं, यानी जो नताइज हैं। अब सोचने की बात यह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वो सीनियर मेंबर जिनको के सू मोटो नोटिस के तहत पहले तो तमाम मेंबर्स को 8 के 8 मेंबर्स को मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद यानी साईदात खान सोलंकी जो थे वो उन 3 लोगों में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से रुजू किया, नेसेसरी पार्टी बने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 लोगों को की सर्विसेज जो है वो रिटेन करने का हुक्म दिया गया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसमें से एक साईदात खान सोलंकी थे। साईदात खान सोलंकी के बारे में आपको ये बताते चलें कि वो सोलंकी जमात जो है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा चीफ इंजीनियर रह चुके हैं वर्क्स डिपार्टमेंट के, और इस वक्त जो है सीनियर मेंबर हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या माजरा है और ख़ास तौर पे आजकल जो अखबारात में खबरें भी शाया हो रही हैं इस हवाले से, सोशल मीडिया पे भी इस इशू को उठाया जा रहा है। बिलाल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल हसन साहब ये बताइएगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर मेंबर साईदात खान सोलंकी के 3 बच्चों को ग्रेड 17 में नौकरियों से नवाज दिया गया है, और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को पहले भी कलादम करार दे चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी से पिछले हफ्ते की बात है कि ये बात अखबारात में भी आई थी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नई मिसाल कायम की है कि एक ही बात के 3 बच्चों को ग्रेड 17 की मुलाजमत से नवाज दिया गया है, जिसपे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्जुमान से बात की गई तो उनका कहना था कि तीनों बच्चों ने चूंकि मेरिट पे एग्जाम पास किया है इसलिए हम उसे फेल नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा इन तीनों को जो है हमने ग्रेड 17 की जो है मुख्तलिफ पोस्टों पे जो है तैनात कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इससे पहले कभी इस किस्म की कोई मिसाल कायम नहीं हुई कि एक ही बाप के तीनों बच्चे जो है वो ग्रेड 17 में नौकरी पाए और तीनों बच्चे जो है वो मेरिट पे पास हो जाए। कहना यह है, ज़राए का कहना यह है कि चूंकि सोलंकी साहब खुद भी जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक
मेंबर हैं, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो की गई हैं। और लिहाजा इन तीनों को जो है 17 ग्रेड पे जो मुख्तलिफ महकूमा दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी जो एक खामी है वो ये खामी है कि अगर आप 17 ग्रेड पे किसी पोस्ट पे किसी को तैनात करते हैं तो उसके लिए बाकायदा तहरीरी इम्तहानात होते हैं, उसके लिए इंटरव्यूज होते हैं, जो कि तीनों के लिए नहीं लिए गए और तीनों को जो है मुख्तलिफ पोस्टों पे जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो लिहाजा अभी तक हुकूमत सिंध की जानिब से इस हवाले से कोई वजाहत तो नहीं आई है, लेकिन तर्जुमान की जानिब से यही वजाहत आई है कि ये तमाम की तमाम तीनों जो है बच्चे हैं, वो 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, ये तीनों की तीनों जो है मेरिट पे पास हुए हैं। जी बिलाल साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो डोमिसाइल बनाने का जो प्रोसेस होता है, यानी अगर किसी भी शख्स को अपना मुलाजमत के लिए डोमिसाइल जमा कराना होता है तो उसके वालिद का जो डोमिसाइल है उसी हिसाब से बच्चों का डोमिसाइल बनता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 बच्चियों का डोमिसाइल शहरी और एक बेटा जो गुलाम नबी है जो कि खैरपुर रूरल उसका डोमिसाइल दिखाया जा रहा है, यानी देही डोमिसाइल, ये रिजल्ट हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये कैसे मुमकिन है कि बाप का डोमिसाइल कुछ और हो और बेटे का डोमिसाइल कहीं और का बना हुआ हो? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि अगर बाप का डोमिसाइल कहीं और का भी हो तो बेटा किसी दूसरे इलाके का या देही इलाके का डोमिसाइल ले सकता है? देखें यहाँ पर डॉक्टर साहब, बस सारा ये है कि ये तो बिल्कुल हकीकत है कि बहुत ही अनोखी सी बात है, इसलिए कि इसमें 2 बेटियों के जो है वो शहरी इलाकों के हैं और बेटे का डोमिसाइल जो देही का है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि यहाँ पर कि अगर 2 बेटे देही इलाके में पैदा हुए हों और बेटियां देही इलाके में पैदा हुआ हो और बेटा जो है वो शहर में पैदा हुआ हो, तो शायद कि ऐसा कोई कानून हो कि इस हवाले से थोड़ी बहुत जो है नरमी दी जा सकती हो। लेकिन होता यही है कि बाप का डोमिसाइल जहां का होता है वहीं का औलाद के भी डोमिसाइल जो है वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अधेड़ नगरी चौपट राज है, या कोई पूछने वाला नहीं है, तो शायद इस मामले में भी तहकीकात करने की जरूरत है। लेकिन एक ऑप्शन ये निकल सकता है कि शायद के बेटे की पैदाइश जो है वो शहर में हुई हो, इसलिए उन्होंने शहर के लिए अप्लाई किया हो। और डोमिसाइल जिस तरह डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बनता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर तमाम की तमाम चीजें जो है वो रिश्वत लेने के बाद जो है वो हर किस्म के डोमिसाइल जो है वो बन जाते हैं। तो लिहाजा इस मामले पे इतनी ज्यादा हैरानी तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि हुकूमत सिंध जो है वो अदालत की खौफ के बावजूद उनकी जानिब से डायरेक्ट जो एक इंस्ट्रक्शंस दिए उनको नजरअंदाज करते हुए इस किस्म की जो कार्रवाई की गई, यकीनी तौर पर जो हमारे सिंध हुकूमत की अपनी जो कारकर्दगी उस पर एक सवालिया निशान पैदा होता है। जी अच्छा बिलाल साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान लिया जाता है या पोस्टिंग की जाती है तो देही इलाकों की सीटें अलग होती हैं, शहरी इलाकों की सीटें अलग होती हैं। बाज उम्मीदवार जानबूझकर देही इलाकों के डोमिसाइल इसलिए शो करते हैं कि वहां पे मेरिट भी लो होता है, कम मार्क्स पे कोई भी जो है ना वो पास हो सकता है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि कोटा सिस्टम अभी भी सिंध में प्रिवेल करता है? जी बिल्कुल, जैसा कि अर्बन और रूरल का जो एक कानून है 60-40 का रेशो है, उस 60-40 के रेशो पे जो है बिल्कुल भी अमल दबाबत नहीं किया जा रहा है। इसलिए कि जो 60% जो रूरल एरिया के जो डोमिसाइल है वो 40% जो अर्बन के हैं, तो अर्बन एरिया में भी जो है वो रूरल एरिया के जो डोमिसाइल है उसको यहाँ पर जो है वो तालीमी बुनियादों पर कन्वर्ट कर लिया जाता है। इससे कि डोमिसाइल का सिलसिला ये होता है कि अगर आपने 5 साल भी किसी शहर में गुजार लिया तो उसे आर्जी तौर पर जो है उस शहर का डोमिसाइल मिल जाता है। तो लिहाजा जितने भी देही इलाके के लोग हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या दीगर लोग हैं वो कराची शहर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो लिहाजा इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वो शहरी डोमिसाइल जो है आर्जी फतेह के तौर पर जो वो हासिल कर लेते हैं। जो यकीनी तौर पर जो एक कोटा है देही और शहरी का, उसका बुरी तरह जो है इस्तेहसाल होता है और ये इस्तेहसाल जो है वो हो गया है शुरू। और मेरा ख्याल है कि शहरी कोटे में जो है तमाम ज्यादा 5 से 10% लोगों को ही नौकरियां मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर जो 90% है वो देही इलाके की डोमिसाइल पे जो है यहाँ पर जो है तमाम की तमाम चीज हो जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ पर जो है जितने भी जो पोस्टिंग होती है, जो भी तमाम तरीकेकार के तहत दिया जाता है वो तो अपनी कहानी है, लेकिन यहाँ पर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वायलेशन किया जा रहा है। जिसलिए कि इसमें एक जो वायलेशन हुई थी वो ये हुई थी कि जो उनके तर्जुमान का कहना है कि 13 के नताइज में टाइपिंग की गलती हुई है। एक खातून थी जिन्होंने जिनको कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास करार दिया गया, जबकि उनके तहरीरी इम्तहानात में और जुबानी इम्तहानात जो है उसमें उनके नाम भी नहीं था।
जो कि उनको फेल करार दिया गया था, लेकिन उनको भी पास कर दिया गया। तो लिहाजा सिंध की पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज्यादा जो है वायलेशन हो रही है, और यकीनी तौर पर ये हमारे नाज़रीन के लिए भी यकीन एक एतनाक काम होगा। जी अच्छा, इसी हवाले से जो उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए उनकी जानिब से इन इम्तिहानात पर काफ़ी सवालात भी उठाए जा रहे हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या अब ऐसी सूरत हाल में जब एक सीनियर मेंबर के 3 बच्चों को कामयाब करार दिया जाएगा तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे लोगों का एतमाद कैसे बहाल होगा? जी देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि चूंकि हमने एक तवील अर्से से रिपोर्टिंग की, इस रिपोर्टिंग में हमने देखा कि हमारे यहाँ कवानीन जो बनते हैं वो कवानीन जो है वो सरकारी अफसरान के लिए या जो बाअसर होते हैं उनके लिए अलग होता है। एक आम शहरी के लिए जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती, उसके लिए अलग कानून होता है। तो लिहाजा ये आज की कहानी नहीं है, ये तवील अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि जिनके आप बाप दादा या रिश्तेदार जो भी अगर सरकारी पोस्ट पे आला ओहदे पे होते हैं तो वो अपनी आल औलाद को यकीनी तौर पर फायदा पहुंचाते हैं, और यही सूरत अभी भी हो रही है। तो लिहाजा 3 बच्चों की कामयाबी का जो सिलसिला है यकीनी तौर पे जो है मीडिया में चूंकि राज अफशा हो गया है, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा जो है तशहीर हो रही है, लेकिन माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिसमें कि आला अफसरान ने अपनी और औलादों को, अपने रिश्तेदारों को नवाजा है, और वक्ती तौर पे इस तमाम की तमाम जो है वो शोर शराबा हुआ, लेकिन उसके बाद ये तमाम की तमाम चीजें दब जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, जैसा कि हम देखते हैं पाकिस्तान में सियासत में नस्ल दर नस्ल सियासत चलती है, उसी तरह अब ये भी देखने में आ रहा है कि शायद सरकारी नौकरियां भी अब नस्ल दर नस्ल चलेंगी। यानी अगर किसी करम जो है वो किसी अच्छी पोस्ट पे, किसी बासर पोस्ट पे बैठे हैं तो फिर उनके बच्चों को भी सरकारी महकमों में बासानी मुलाजमतें मिल जाएंगी। यही मिसाल हमने देखी है साईदात खान सोलंकी जो कि सीनियर मेंबर हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके हवाले से। आपको ये भी बताते चलें कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक ऑटोनोमस इदारा है, यानी ये गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं आता और ये खुद मुख्तार इदारा होता है, और इसे खुद मुख्तार बनाने का मकसद ही यही है कि इसमें किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का असर रसूख ना चल सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर इसके मेंबर्स और इसके जो ओहदेदारान हैं या बोर्ड मेंबर्स हैं, अगर उनके बच्चों के साथ जो है वो फेवर्स दिए जाएंगे, यानी उनको कामयाब करार देकर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे या ग्रेड 17 की पोस्ट पे पोस्ट किया जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान में वैसे ही एतमाद नहीं किया जाता सरकारी इदारों पे। और अब ऐसी मिसाल सामने आने पे जिसको कि अखबारात में शाया भी किया जा रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पे भी इसे हाईलाइट किया जा रहा है, प्लस जो एक CSS फोरम बना हुआ है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स जो हैं वहाँ पे भी ये डिटेल्स आ रही हैं कि अगर सीनियर मेंबर के बच्चे ही सिर्फ अहल थे यानी इन पोस्ट्स पे तैनात होने के लिए, तो फिर बाकी इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत थी। इसी हवाले से ये भी सोचना होगा कि सिंध में 20,000 नौकरियां दी जा रही हैं। अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो कि एक इम्तिहान लेने का इदारा है पब्लिक सर्विस के लिए, अगर वहाँ ये बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं तो फिर जो 20,000 नौकरियाँ सिंध हुकूमत को देनी है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि तमाम इसी तरह से बांटी गई हैं कि जो लोग सिंध गवर्नमेंट में मौजूद हैं या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने अपने जानने वालों को ही ये नौकरियां दी हैं। 20,000 नौकरियां तकरीबन बांटी जा चुकी हैं और अब देखना यही होगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का मेयार किस तरह बेहतर किया जाता है, या जो नौकरियां सिंध में देने का वादा किया गया था, जो नौकरियां दी जा रही हैं जिसमें से कुछ डॉक्टर्स की भी नौकरियां हैं जो कि बगैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के या बगैर किसी इम्तिहान के एडहॉक बेसिस पे दी जा रही हैं। जैसा कि रिवायत है कि हर हुकूमत में एडहॉक बेसिस पे नौकरियां दी जाती हैं, उसके बाद में वही एडहॉक नौकरियां जो हैं वो मुस्तकिल कर दी जाती हैं। बहरहाल ये इन तमाम चीज़ों पर सवालिया निशान है। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे नाजरीन, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कराची में टारगेट किलिंग की लहर के हवाले से, और एक बार फिर कराची जो है वो टारगेट किलिंग की जद में आ गया है। सियासी जमातें निशाने पर हैं। सखी हसन के करीब गाड़ी पर फायरिंग की गई है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब जो हैं वो इस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं और मकतूल जो हैं वो
PS 122 से उम्मीदवार थे। और अब देखना यह है कि ये जो कराची में ताज़ा टारगेट किलिंग की लहर है, जिसमें पहले भी PSP के ऑफिस को निशाना बनाया गया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऑफिस को निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पे सेंट्रल का जो इलाका कहें या नॉर्थ नाज़ाबाद, सखी हसन या नॉर्थ कराची का जो इलाका है, ये ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। और पहले भी हमें जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो कारकुन जाँ बहक हुए थे, उनके हवाले से भी जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसमें यही बात सामने आई कि वही असलाह इस्तेमाल हुआ जो पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस पे फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था। अब देखना ये है कि एक दफ़ा फिर एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया है और उसके कारकुन को हलाक किया गया है। यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपसे जानना चाहेंगे, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये अभी जो वाक़या हुआ है सखी हसन के करीब गाड़ी पर फायरिंग का, जिसके नतीजे में पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं अब्दुल हबीब साहब, ये जाँ बहक हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, इस वाक़े की अगर हम कुछ तनाजुर में जाए तो इससे पहले सबसे पहले वाक़या जो कराची में अभी जो हालिया लहर है, इसके अंदर सबसे पहले रिजविया के इलाके में फायरिंग हुई थी, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान न सिर्फ जाँ बहक हुए बल्कि जख्मी भी हुए थे। फिर उसके बाद नई कराची के इलाके में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के UC ऑफिस पर फायरिंग हुई और उसके अंदर भी एक कारकुन जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। इस दौरान औरंगी टाउन में एक फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान जाँ बहक हुए थे। अब जो पुलिस ने मौके से मिलने वाले खोल फॉरेंसिक के लिए भेजे, तो उसके अंदर ये बात तो एक सामने आई थी कि PSP के दफ्तर पर जो रिजविया में फायरिंग हुई, उसके अंदर मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल हुए, तो उसमें से एक हथियार जो है वो 9mm था और वही 9mm जो है वो नई कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर पर फायरिंग में भी इस्तेमाल हुआ। तो ये एक खोल तो मैच कर गए। मगर अभी तक जो PTI के जो कारकुनान औरंगी टाउन में मर्डर हुए, वो उस हवाले से जो है वो तहकीकात करें कि उसमें कौन सा ग्रुप है। मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से 2 वाकयात के तो खोल जो असले के हैं वो मैच किए। उसके अंदर ये बात सामने आई कि असला एक इस्तेमाल हुआ, अब ग्रुप कितने हैं ये वाजे नहीं आया कि उजरती कातिल इसमें मुलव्विस है या फिर कोई और ग्रुप है। अच्छा, अब आज का जो वाकया है, इसके अंदर भी PSP का एक ओहदेदार वो निशाना बना जिसने PS 122 से इंतखाबात में हिस्सा लगाया, जीत ना सके मगर इंतखाबात में हिस्सा जरूर लिया था। फायरिंग हुई गाड़ी के ऊपर और ये जो है वो साहब जाँ बहक हुए। इसके हवाले से मेट्रोविल साइड के रहने वाले हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तफ्तीश कर रही हैं। अभी तक जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये कहना है कि पहले जो इस किस्म की इस कराची की सियासत रही, उसके अंदर पहले माजी कौमी मूवमेंट, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अब PSP, एक जमात से मुख्तलिफ जमातें बनती रही, तो इसके अंदर लोगों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही, जिस तरह के आदाद शुमार हमारे पास आते रहे गिरफ्तारियों के हवाले से कि लोग टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहे, बताखोरी में भी रहे, लैंड ग्रेबिंग में भी रहे। तो हो सकता है कि कहीं जाती मफादात के टकराव के बायस ये वाकयात पेश आ रहे हों या फिर कोई ऐसे अनासिर हैं जो कि अपने मफादात के उसूल के लिए इस किस्म के वाकयात करें। मगर ये चीजें जो है वो फर्दर तहकीकात जारी हैं। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जो है वो क़ाबिल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि इसमें कौन सा बैरूनी हाथ शामिल है जो कि इस तरह कराची में, ख़ास तौर पे कराची की सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। PSP के दफ्तर पे फायरिंग हुई, इसके अलावा फिर PTI के 2 कारकुन जाँ बहक हुए, इसके अलावा अब देखने में गया उसके बाद फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के UC ऑफिस पे फायरिंग हुई नई कराची में, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक कारकुन जो है ना वो भी जाँ बहक हुए। और अब देखना ये होगा कि अब पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं अब्दुल हबीब साहब, जो कि यानी उम्मीदवार भी रह चुके हैं PS 122 से, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई सखी हसन के करीब। और ज़्यादातर ये वाक़यात जो हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही हो रहे हैं, चाहे मेट्रोविल का इलाका हो, अगर आप देखें तो इसके अलावा रिजविया सोसाइटी है या यानी नई कराची है, सखी हसन है। अब कौन से अवामिल शामिल हैं और किस तरह से ये टारगेट किलिंग की जा रही है, क्यों सियासी कारकुनान को या रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये तो एक सवालिया निशान है। इस पर जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं, उन्होंने भी तशवीश का इजहार यानी उन्होंने किया है। और इस हवाले से हम पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं से भी रब्ता कायम कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि कौन लोग इस वाक़े के पीछे मुलव्विस हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि इससे पहले अली रज़ा अब्दी
को जिस तरह से कत्ल किया गया और बिल्कुल उनके घर के गेट के सामने ही, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पे आई, लेकिन अब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी आसिफ हसनैन साहब, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आसिफ हसनैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी आ रही आवाज़ आ रही। आसिफ हसनैन साहब, बताइएगा कि ये अब कराची जो है टारगेट किलिंग की एक दफ़ा फिर लपेट में आ गया है और अब दोबारा पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब साहब, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और ये उम्मीदवार भी रह चुके हैं PS 122 से, क्या कहते हैं सर आप? क्या अवामिल हैं इसके पीछे? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है कराची में, जाहिर सी बात है कि जिस तरह PSP के पहले 2 वर्कर नाजबाद गुलबार में ऑफिस में जो है उनको टारगेट किया गया, उसके बाद मीरत सालपुर जो थे नेशनल काउंसिल के रुकन, उनके साथ वाक़या पेश आया और अभी ये जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और ये न सिर्फ ये कि PS 122 के जनरल इलेक्शन में PSP के कैंडिडेट थे, बल्कि फाल रुकन थे और मुख्तलिफ मौके पर इन्होंने हमेशा सारे प्रोग्रामों में एक्टिव रोल प्ले किया है और साथियों के साथ और लोगों के साथ जो है जुड़े रहे। समाजी काम भी करते थे, सोशल काम भी था इनका, गुलशन व्यवहार और दीगर इलाकों में अपनी जाती हैसियत में ये लग के बहुत से कामों को भी अंजाम दिया। बेदरर आदमी थे और अजीब अलमिया है, सूरत हाल है। हम बार बार इंतजामिया से कह रहे हैं इस बात के लिए कि सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए PSP के लोगों को, इसलिए कि इस शहर में जो नेक्सस बना हुआ है जिसमें ये सारी रॉ एलिमेंट जो है जहाँ अपने कामों को अंजाम दे रहा है, जाहिर सी बात है इस तरह का इन्वायरमेंट जो अभी कश्मीर वाक़या हुआ और उसके बाद ये सब कुछ जो है वो होना था, जो कि नज़र आ रहा है कि इंडिया ने और रॉ ने जो है कराची को मादी में भी इस सूरत की तरफ लेके गए। और हमें और आपको याद है कि कलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद भी इसने जिक्र किया था बलूचिस्तान और कराची का, इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी और दोबारा फिर ये सूरत हाल इस वक्त कराची में नजर आ रही है। और ये जो टारगेट किलिंग इस वक्त PSP के हमारे अब्दुल हबीब की साई से जो वाक़या हुआ है वो इसकी कड़ी है। आसिफ हसनैन साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ इस तरीके का एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह माजी में महाजिर कौमी मूवमेंट और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान पै दर पे किसी न किसी के ऑफिस पे फायरिंग की जाती थी, कोई ना कोई दोनों पार्टियों के रहनुमाओं को जो है ना वो कत्ल किया जाता था। आप क्या समझते हैं, क्या फिर से कोई इस किस्म का इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? खासतौर पे हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के UC ऑफिस पे भी फायरिंग हुई, पाक सरजमीन के ऑफिस पे पहले भी फायरिंग हुई, अब गाड़ी पर फायरिंग की गई। आप क्या समझते हैं, कोई बैरूनी हाथ जानबूझ के कराची के हालात खराब करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ये काम कर रहा है? देखिए जी, यकीनी तौर पर अब ये भी बात ढकी छुपी रही नहीं है, इसलिए कि जिस तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ऑफिस पे फायरिंग करके टारगेट किया गया, फिर आपने देखा कि PTI के ऑफिस पे जो है फायरिंग करके उनके कारकुनान को जो है टारगेट किया गया, इसी तरह से PSP के कारकुनान और रहनुमाओं के साथ जो होने वाले ये वाक़यात हैं, तो ये तो सारी बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस शहर को डिस्टेबलाइज करना है, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है, शहर को मफलूज करना है और ये वाक़यात उसी की कड़ी हैं। और जाहिर सी बात है कि ये शहर जो पूरे मुल्क के लिए न सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करता है, अल्टीमेटली इस वक्त सूरत हाल ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल और इसकी इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, तो उसके लिए जो लोग चाहते हैं कि कराची को डिस्टेबलाइज करें वो इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि किसी एक के साथ ये वाक़यात नहीं हो रहे, मुसलसल पे दर पे ये वाक़यात हो रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ जमातों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो वाक़यात अब तक हुए हैं उसके लोगों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, ताकि जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से अवामिल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल वादे कर रही है कि ये सारे जो है ये रॉ एलिमेंट है और ये चाहता है कि कराची के बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।
नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि मतलब जो कातिल हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाते, और ख़ास तौर पे यही कहना था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं का भी। जब उन्होंने एहतजाज किया कराची प्रेस क्लब पे, तो उन्होंने ये कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कभी कोई टारगेट किलर्स या जो यानी निशाना बनाते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुनों को, वो आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुए। और ये गिला या ये शिकवा ख़ास तौर पे इस एहतजाज में किया गया था। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, आवाज़ आ रही, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज सखी हसन के करीब पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब, जिनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो जहाँ बहक हो गए, आप क्या कहते हैं ये कराची का अमन तबाह करने के लिए ये कौन लोग हैं, क्या साजिश की जा रही है, क्यों पे दर पे आपकी पार्टी के ऑफिस पे भी हमला किया गया और आपके कारकुनान को शहीद किया गया, इसके अलावा पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस पे पहले भी हमला किया गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के यूसी दफ्तर पे हमला किया गया, क्या कहते हैं सर? डॉक्टर बुलंद इकबाल, ये कुछ अर्से से ये सिलसिला चल रहा है और इसमें एमक्यूएम के लोगों को भी शहीद किया गया, पीटीआई के लोगों को भी शहीद किया गया, पीएसपी के लोगों को शहीद किया गया। और इस तरह करने का मकसद तो सिवाय इसके कि कराची और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और एक ऐसे वक्त में खास तौर से जब कल क्राउन प्रिंस आए हैं और पाकिस्तानी सारे खुश हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर होने जा रही है, तो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो तो पाकिस्तान को कभी भी पसंद नहीं करते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और कराची को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और ये इस किस्म की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हमें हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर से एजेंसीज हैं, खासतौर से पुलिस, उनको ये देखना चाहिए। मेरे खुद एक एमपी है, रमजान घांची को गोली मारी गई मगर उसका गोली मारने वाला अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इस किस्म का इन्वायरमेंट शहर में क्रिएट करें जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके, ना कि डिस्टेबलाइज हो और कराची का अमन आमा तबाह किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत, और इसमें ज़ाहिर बैरूनी हाथ नजर आता है हमें। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि माजी में अगर कभी इस किस्म के वाक़यात हुआ करते थे तो वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला जो है ना वो बहुत एक्टिव नज़र आती थी, और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला के बयानात भी आते थे, उनके विजिट भी होते थे कराची में। अगर आप माजी की बात करें, चौधरी निसार की बात करें, रहमान मलिक की बात करें, तो इस किस्म के वाक़यात पे वफाकी हुकूमत बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया करती थी। बदकिस्मती से गुज़िश्ता यानी ये जो वाक़यात हुए हैं इसमें हमें कहीं वफाकी हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा है जिस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस को तेज़ करना चाहिए, वफाकी इन्वेस्टिगेशंस की जो एजेंसीज हैं उनको एक्टिव करना चाहिए। सर, ये स्टेप्स नहीं नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। देखिए, ये तो मतलब टोटली इसको सूबाई मसला समझ के छोड़ दिया गया है कि ये तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का काम है, वो जिस तरह चाहें इसको हैंडल करें। सर, स्टेट की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से सर कोई रिस्पॉन्स, कोई रद्द अमल तो आना चाहिए, कोई बयानात तो आने चाहिए सर। देखें, ये प्योरली सिंध पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंध गवर्नमेंट का है। अभी लास्ट वीक शहरियार आफरीदी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, वो आए थे इसी सिलसिले में, क्योंकि हमने सबने भी ये बात की थी, हमारे एमएनएज को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उन्होंने कराची शहर का पूरा दौरा किया था। और इत्तफाक की बात है कि आईजी सिंध साहब उसमें उस दौरे में वो शामिल नहीं थे। मेरा ख्याल है कि आज भी शहजाद आफरीदी साहब से बात हुई है हमारे एमएनएस की और सिंध के पीटीआई के प्रेसिडेंट खुर्रम शहजमान की, कराची के प्रेसिडेंट की, और इसको अगले 1-2 दिन में फेडरल गवर्नमेंट का मेरा ख्याल है खासा सीरियसली इसको चीज़ को लेगी, क्योंकि कराची को डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए और कराची से जो पहिया चलता है इकोनॉमी का वो चलते रहना चाहिए। और बड़े अरसे के बाद हमारे बिजनेसमैन ने सुकून का सांस लिया था कि इस शहर में और एक बड़ी अच्छी फिजा कायम हो गई थी। उस फिजा को कायम रखना फेडरल और सिंध गवर्नमेंट दोनों का काम है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जो है वो कल से शुरू हो रही है और ख़ास तौर पर कराची में 9 रोज़ा इस दफ़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है।
5 साल तक के तकरीबन कराची में 15 लाख बच्चे हैं जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचो का ये कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं, और इसमें जिस तरह से हेल्थ टीमों को या पोलियो वर्कर्स को रोक दिया जाता है, कुछ इबाहम पाया जाता है, ये कहा जाता है कि शायद इससे कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जा रही है आने वाली नस्लों में पोलियो के कतरे पिला के। हालांकि इस हवाले से मुख्तलिफ फतवात भी मौजूद हैं। इसके अलावा बार बार ये बताया गया है कि ये दरअसल WHO की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और यूनिसेफ की जानिब से ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA के डॉक्टर गफूर शोरो, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनसे ज़्यादा पोलियो मुहिम चलती है, 1 रोज़ा, सह रोज़ा, अब तकरीबन 9 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। ये पाकिस्तान से या कराची से पोलियो का खात्मा क्यों नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीजों का जो है ना आप एक साथ ले चलेंगे तो मसले मसाइल भी हल होंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो अवेयरनेस का है। मेरे कान में लाइन तो हेलो जी सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए क्या। जी जी जी, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ जो है ना अवेयरनेस का है। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो जो है ना प्रॉपर इस मसले को समझ सके कि जो पोलियो है हमारे लिए एक दुनिया में सबसे बड़ा जो खतरा बन चुका है, और 3 ममालिक हैं जिसमें से हम भी हैं। ये हमारे लिए एक बदकिस्मती है। तो लोगों में अवेयरनेस के लिए हमें न सिर्फ गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, कम्युनिटी को भी काम करना पड़ेगा। जी जी। अच्छा सर, नॉलेज के लिए आपसे एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि कहा यह जाता है कि शायद पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा इसलिए भी नहीं कराया जाता इसलिए कि बहुत बड़ी फंडिंग आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, इसके अलावा यूनिसेफ से, मुख्तलिफ एजेंसी से। तो जानबूझकर कराची हो या पाकिस्तान के दूसरे इलाके हों, उसकी सीवरेज लाइन में पोलियो वैक्सीन डाल दी जाती हैं, क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है। और अगर ये वैक्सीन सीवरेज लाइन में डाली जाएगी तो फिर जब सीवरेज लाइन से सैंपल्स लिए जाएंगे तो उसमें पोलियो वायरस आएगा। सर जी, ऐसा भी नहीं होता, केसेस भी तो मिले हैं ना। सिर्फ आप ये नहीं कहते सीवरेज या लाइन से नहीं मिलते, आपको तो केसेस मिले हैं। आप देखें 2018 में जो ना आपको जो उनकी लास्ट थी जहाँ के रिकग्नाइज हुए केस हुए हैं पोलियो के, तो ये सब जो है ना एक केस मिलना के लिए नहीं है कि आपने पोलियो वायरस जो है ना स्टेगनेंट वाटर से निकाला या आपने किसी नाले से निकाला है और आपने कहा वायरस है। लेकिन जब आपको केस मिल रहा है तो ये तो एक प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं ना कि हमारे पास केस भी है। असल में ये एक तो अवेयरनेस का, दूसरा सर बस मुझे आदाद और शुमार बता दीजिएगा कि 2018 में कराची से कितने केसेस रिपोर्ट हुए? इसके सर 2018 में कराची से कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ ये बता दीजिएगा। नहीं, मुझे पता नहीं है कराची के कितने। ओवरऑल जो ज्यादातर पोलियो मुहिम का जो इन्हिसार किया जाता है ना वो सीवरेज के सैंपल से किया जाता है। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा था आदाद शुमार से। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर गफूर शोरो हमारे साथ थे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। और नाज़रीन, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे। आज कराची की सिटी कोर्ट में एक अनोखा केस जो है वो देखने में आया कि बिल्ली के कत्ल का ये केस था, और इस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जुनूबी की अदालत ने खातून तहमीना की जमानत मंजूर कर ली। और ये बिल्ली के कत्ल का केस जो दरख्वास्त गुजार उन्होंने केस किया था, जो इसमें यानी जो डिफेंडेंट थी उनकी जो वकील थी, उनका ये कहना था कि मेरी मौक्किला से जो है ना गलती हुई और बिल्ली जो थी वो लावारिस थी। और इसी हवाले से अदालत ने तकरीबन 30,000 रुपये के मचलके के एवज़ जो है वो इन डिफेंडेंट की जमानत जो है वो मंजूर की थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GM गोपांग। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उसके क्या अहवाल था। जी गोपांग, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़। ये मुझे बताइएगा, आज कराची की सिटी कोर्ट में एक अनोखा केस सामने आया है, बिल्ली के कत्ल का केस। हम यहाँ तो ये देखते हैं कि सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उनके कातिल गिरफ्तार नहीं होते, और अब बिल्ली के कत्ल का एक केस बाकायदा रजिस्टर हुआ, FIR काटी गई, अदालत के हुक्म पे ये FIR कटी, और अब मुलजिमा की जो है ना जमानत मंजूर कर ली गई है 30,000 रुपए के मचलकों के एवज। जी डॉक्टर साहब, ये अनोखा केस सामने आया था 8 फरवरी को, जब फाइक जाकिरानी के नाम से एक शहरी अदालत आ पहुंचा और उनका मुतालबा ये था
कि मैं गवाह हूँ एक बिल्ली के मौत का, और उसकी खास तौर पर उनके मोहल्ले में रहने वाली एक तमीना नकवी के नाम से एक खातून है जिन्होंने लापरवाही से एक बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और जब इन्होंने उनसे दरखास्त की कि आप इसको लेके किसी ऐसे हॉस्पिटल चलें जहां जानवरों का इलाज होता है, तो खातून ने इनकार किया और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से मदद तलब की। मगर पुलिस ने भी कवानीन की कमी या यूं कह लें कि उनको इसके बारे में मालूमात नहीं थी, तो पुलिस ने इनकार किया मुकदमा दर्ज करने के लिए। उसके बाद फौरन वो जब अदालत पहुंचे तो अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि फौरन जो है केस दर्ज किया जाए। उसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई दिखाई और जानफशानी करते हुए वो जो डेड बॉडी थी बिल्ली की उसको भी बरामद किया और उसका पोस्टमार्टम हुआ, और बिल्कुल उसी तरह से एक केस मरहले से गुजरा जिस तरह किसी इंसान का वो मर्डर होता है या एक्सीडेंट होता है। तो उसके बाद जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया। कवानीन के बारे में तो वो पुलिस आज तक जो है मतलब उन्होंने पेश नहीं की, मगर एक नॉर्मली एक कवानीन लगाते हुए उसका इंदराज करते हुए औरत को जो है थाने तलब किया गया। दरअसल पुलिस का एक कहना था कि अदालत ने जो अहकाम दिए उसकी रोशनी में हमने इस पर कार्रवाई तो फौरन कर दी और मुकदमा भी दर्ज किया, और आज अदालत में खातून को भी पेश किया गया, जिस पर अदालत से जो है खातून ने इस्तदा की। खासतौर पे वकील सफाई थे, उन्होंने अपनी दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो खातून है वो शर्मिंदा भी हैं और अपने इस नागानी जो उससे इक़दाम हुआ है उस पर वो नदामत भी इख्तियार कर रही हैं, और खासतौर पे बिल्ली के वर्सा ना होने की वजह से वो उसकी अदायगी जो करना चाहती है वो भी नहीं कर सकती। इसलिए दरखास्त पर जो है फौरन हमारे जमानत दी जाए, और अदालत ने भी फौरन कार्रवाई की और उनकी दरखास्त मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।